एमपीपीएससी की जो हमारी टेस्ट सीरीज थी उसमें पहला पेपर ये हिस्ट्री का था, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है आपको। इधर जो खुदाई करता है उनके नाम हैं और ये सिंध सभ्यता के जो स्थल हैं। तो चन्होदड़ो इसकी खुदाई करवाई थी एमजी मजुमदार ने, कालीबंगा की कराई थी अमलानंद घोष ने, लोथल की कराई थी एसआर राव ने और धौलावीरा की कराई थी आरएस बिष्ट ने। इसका मतलब इसका आंसर हो गया, एक तो मजुमदार, कालीबंगा का अमलानंद घोष, आंसर होगा इसका सी। लोथल का एसआर राव और धौलावीरा का आरएस बिष्ट। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की किस साइट को वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान में जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है वो किया गया है धौलावीरा को। धौलावीरा जो है ये गुजरात में खादिर द्वीप के पास है और इसकी एक और खासियत है, यहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है। और धौलावीरा जो है ये सिंधु सभ्यता का सबसे हाईटेक नगर है। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले, ये यहाँ से त्रिस्तरीय संरचना प्राप्त होती है, यानी एक मध्यमा भी मिलता है बीच में, तो त्रिस्तरीय संरचना प्राप्त होती है। यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं, 16 तालाब मिले हैं, रिजर्वायर मिला है यहाँ से एक भव्य प्रवेश द्वार मिला है। तो इस तरीके से ये बड़ा ही हाईटेक नगर है। और ये जो धौलावीरा है सिंध में, भारत में सबसे बड़ी साइट जो है सिंध सभ्यता की, वो राखीगढ़ी है। तो धौलावीरा ये दूसरे नंबर पे है। इसका आंसर होगा धौलावीरा। अब तीसरा प्रश्न है कि श्रृंगार बॉक्स, लिपस्टिक, सिंदूर इत्यादि जो सौंदर्य वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो इसका आंसर है चन्होदड़ो। हालांकि इसमें जो श्रृंगार बॉक्स है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और आपसे जब पूछेगा कि लिपस्टिक के कहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो चन्होदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये जो वैनिटी बॉक्स है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और जो ये सिंदूर है, तो एक नौसारों से मूर्ति मिली है, वो सिंदूर पहने हुए है। तो यहाँ से ये लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं चन्होदड़ो से। ये तो है हड़प्पा में, हड़प्पा। और सिंदूर के जो साक्ष्य मिले हैं वो नौसारों से एक मूर्ति मिली है, तो वहाँ से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर सी है। अब अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में अक्षवाप किससे संबंधित था। तो अक्षवाप किससे संबंधित था, तो इसका आंसर होगा बी। ये जुए में माहिर था, ये जुआ सिखाता था। तो इसमें ऑप्शन है जुए की निगरानी करने वाला, तो ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, फिर सूची मिलान करना है कि इधर वेदों के नाम हैं और इधर जो है उनके पुरोहितों के नाम हैं। तो आप देखें कि अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था, तो अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता था। ऋग्वेद का जो है वो है होत्र या होता। सामवेद का है उद्गात्र या उद्गाता
और यजुर्वेद का जो है ये है अध्वर्यु। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो प्रश्न है इसमें भी सूची मिलाना है। नासिक अभिलेख, यूहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख और ग्वालियर अभिलेख। तो नासिक अभिलेख ये तो हो जाएगा सातवाहनों संबंधित है। नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। यूहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख जो है ये है मालवा का यशोधर्मन का। और ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज का हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। आंसर इसका डी हो जाएगा। तो ठीक, अगला प्रश्न है, ये भी सूची मिलाने के लिए है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। तो वैशेषिक के कणाद और उलूक थे, न्याय दर्शन के गौतम हैं, उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं। इसके अलावा तो ये आप देखेंगे कि इसका जो आंसर होगा तो वैशेषिक इसके कणाद या उलूक होंगे, न्याय दर्शन के गौतम हो गए, उत्तर मीमांसा के बादरायण और पूर्व मीमांसा के जैमिनी। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2, 4, 1, 3। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ये गलत है। 10 राग युद्ध जो है इसका जो वर्णन है ये 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। और ये युद्ध हुआ था परसुणी नदी के किनारे, जिसमें एक तरफ भरत जन का राजा सुदास था और इसके पुरोहित थे वशिष्ठ, और दूसरी तरफ 10 राजा थे। 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। 5 आर्य जो थे अनु, यदु, द्रुहु, पुरु और तुर्वर्ष। इसके अलावा 5 अनार्य जो थे वो अनिल, पक्त, भलानस, सीवी और विषाणी थे। और इनके जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा, ऋग्वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, ये सही है। और पहला था कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध के लिए गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है। तो 1 और 3 इसमें सही हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो 1 और 3 सही हैं। ये 10 राग युद्ध वाला ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये 7वें मंडल में है। अब अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने वाला है। इसमें एक तरफ वेद हैं और एक तरफ वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद का इतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। ऋग्वेद के इतरेय और कौशितकी हैं। सामवेद का पंचविश हो जाएगा। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। इस तरीके से आंसर जो होगा वो 2, 3, 4 और 1 होगा। ये आंसर होगा इसका।
अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो भारत सिकंदर के साथ भारत 3 जो है इतिहासकार आए थे, ऑर्नेसिक्रिटस, एरिस्टोबुलस और नियार्कस। अब इसमें जो डायमेकस है ये बिंदुसार के दरबार में आया था और ये सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सी, ये नहीं आया था। अगला प्रश्न फिर मिलान करने वाला है। इसमें एक तरफ सम्राटों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं। तो जो उपाधियां हैं, तो अशोक है, अशोक की उपाधि थी देवा नाम प्रिय। तो अशोक की अधिकतर अभिलेखों में जो उपाधि मिलती है वो प्रियदर्शी मिलती है या फिर देवा नाम प्रिय मिलती है। बाकी अशोक का नाम अशोक केवल 4 अभिलेखों में मिलता है, जैसे गुर्जरा है, मास्की है, उदय गोलन है और नेट्टूर अभिलेख है। तो ये देवा नाम प्रिय अशोक की। दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इनकी उपाधि है विक्रमादित्य। फिर हैं स्कंदगुप्त, इनकी उपाधि है क्रमादित्य। अच्छा, समुद्रगुप्त की उपाधि है पराक्रमांक की, तो पराक्रमांक है ये उपाधि इनकी। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ये आंसर होगा इसका। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान करवाया था? हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो करवाया था ये मालवा राष्ट्रकूट नरेश था दंतीदुर्ग। तो इसने जब मालवा का अभियान किया, मालवा की विजय की, तो इसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का आयोजन करवाया था। तो इसका आंसर है दंतीदुर्ग। अब अगला प्रश्न है कि भाग एवं बलि क्या थे? तो भाग और बलि ये सामान्य प्रश्न है और आंसर इसका राजस्व के स्रोत थे। ये राजा को दिया जाता था कर के रूप में भाग और बलि। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमिकर किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो ये एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष द्वारा, और ये राजकीय भूमि का अध्यक्ष भी होता था। अब अगला प्रश्न है कि पशुपति संप्रदाय और कापालिक संप्रदाय किस संप्रदाय से संबंधित थे? देखिए, शैव धर्म जो था इसका आंसर है शैव धर्म। शैव धर्म में जो संप्रदाय थे, एक तो था पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत है, इसके अलावा लिंगायत है, कापालिक है, कालमुख है। तो ये 4 प्रमुख संप्रदाय थे, पाशुपत और लिंगायत के प्रमुख थे वसवन्ना या वसव, पाशुपत के थे लघुलिंग या लकुलिस। तो इस तरीके से ये 4 प्रमुख संप्रदाय थे, पाशुपत, लिंगायत, कापालिक और कालमुख। तो ये शैव धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर है ए। अब अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है? तो ये है मास्की अभिलेख।
अगला प्रश्न है कि तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये राज राजेश्वर है, बृहदेश्वर मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। मध्यकालीन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर भी है ये, और यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है ये मंदिर। तो ये राजराज प्रथम ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है, ये मिलान करने को है। वैदिक नदियों के नाम है और आधुनिक जो नाम है, कुभा, कुभा ये काबुल है। परसुणी रावी नदी कहा जाता था। सदा नीरा जो है गंडक नदी है, और सुतरुदी सतलज है। इसके अलावा विपाशा ब्यास को कहा जाता था, अस्किनी चिनाब को कहा जाता था, और वितस्ता झेलम को कहा जाता था। और वितस्ता जो झेलम है इसको यूनानी हाइडेस्पीस भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर है 2, 3, 1, 4। सी आंसर है इसका, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है कि किसके अवशेषों पर सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की? इसका आंसर है पाल वंश। पाल वंश के बाद सेन आए, और सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। इस वंश का बड़ा ही शक्तिशाली शासक हुआ था बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर की रचना की। इसके बाद फिर इसी वंश का शक्तिशाली शासक हुआ लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसी के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता थे जयदेव। फिर पवन दूत के लेखक धोई थे। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुद्ध निवास करते थे। और ये जो लक्ष्मण सेन है, जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर 1202 में अटैक किया तो लक्ष्मण सेन ही शासक था, और ये अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया था। जो बंगाल की राजधानी थी लक्ष्मणवती या लखनौती, उसकी स्थापना भी लक्ष्मण सेन ने ही की थी। अब बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। वैशाली में। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकात्मक मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जो पल्लव कला है, कहा जाता है जो द्रविड़ कला शैली है, उसका सर्वाधिक विकास इसी काल में हुआ। इसी काल में स्थापित हुई द्रविड़ कला शैली, और काष्ठ कला कंदरा कला से मुक्त हो गई। और इस काल में जो अलग अलग राजा हुए, तो उन राजाओं के नाम पे ही अलग अलग शैलियों का नाम भी पड़ा है। जैसे पहली शैली है महेंद्र वर्मन शैली, जिसमें कि चट्टानों को काट कर आगे एक बरामदा और पीछे 2-3 कमरे बनाए जाते थे, तो उनको मंडप मंदिर कहा जाता था। नरसिंह वर्मन जो है, इसने एक नगर बसाया महाबलीपुरम या मामल्लपुरम। तो इसमें इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, और इन मंदिरों को रथ मंदिर कहा जाता था। रथ मंदिर। और रथ मंदिर जो थे, इनको सप्त पगौड़ा भी कहा जाता था, जिनकी संख्या जो थी 8 थी। जैसे धर्मराज रथ है, भीम रथ है, अर्जुन रथ है, द्रौपदी रथ है, नकुल सहदेव रथ है, वलयकुट्टम रथ है, पिंडारी रथ है, गणेश रथ है। तो ये सब पगोड़ा 7 रथ थे। तो रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय थे? तो ये शुंग वंश आंसर होगा इसका। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखा था, और जो पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ वो हमको अष्टाध्यायी से ही उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला प्रश्न है कि वाकाटक मूलतः थे। तो वाकाटक जो है ये विदर्भ के ब्राह्मण थे और सातवाहनों के सामंत थे। तो सातवाहनों के बाद वाकाटकों का शासन स्थापित हुआ और ये विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे। और वाकाटक नरेश से ही विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता का। अब अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध ये किस जो है पाल वंश के शासन में थे? तो ये पाल वंश नहीं है, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। ये सेन वंश होगा। यहाँ पे ये गलत हो गया है, छप गया है। तो ये सेन वंश लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। अगला प्रश्न है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो इसका आंसर है धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इससे पहले आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त प्रथम ने। गोपाल जो है ये पाल वंश का संस्थापक है। देवपाल इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ, इसने कन्नौज पे अधिकार किया था कुछ समय तक। और रामपाल जो है इसके समय एक विद्वान रहते थे इसकी राजसभा में, संध्याकर नंदी, जिन्होंने रामपाल चरित की रचना की। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में महामात्याप सर्प किसको कहा जाता था? तो महामात्या सर्प जो है ये मौर्य काल में, महामात्याप सर्प जो होता था ये मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। तो गुप्तचर विभाग को महामात्याप सर्प कहा जाता था। तो ये गुप्तचर को कहा जाता था, हालांकि ये गुप्तचर विभाग होगा। गुप्तचर विभाग को महामात्याप सर्प कहा जाता था और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और दो प्रकार के गुप्तचर दिखाई देते हैं यहाँ पे मौर्य काल में। एक होते थे संस्था, जो एक ही स्थान पे रह के गुप्तचरी करते थे, और एक होते थे संचारा ये घूम घूम के गुप्तचरी करते थे। इसके अलावा मौर्य काल में भिक्षु, भिक्षुणी ये सब भी गुप्तचर होते थे। वेश्याएं गुप्तचर होती थी। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि सातवाहन वंश ने भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये नानाघाट अभिलेख हो जाएगा। तो सातवाहनों ने ही
पहली बार इतिहास में सातवाहनों ने ही भूमि अनुदान की प्रथा चालू की। और तो सातवाहनों ने ही पहली बार भूमि अनुदान की प्रथा चालू की, और सबसे पहले इन्होंने भूमि अनुदान बौद्धों को दिया था, इसके बाद फिर ब्राह्मणों को। तो बौद्धों को सबसे पहले दिया गया भूमि अनुदान, और ये जो भूमि अनुदान दिए गए यही आगे चलकर जो सामंतवाद स्थापित हुआ उसका कारण बना। अब अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निसाका से जाने जाते थे, तो निसाका नाम से जाना जाते थे स्वर्ण आभूषण या गले का हार को भी कहा जाता था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? समुद्रगुप्त ने बहुत ज़्यादा विजय की, पूरा दक्षिण भारत अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है समुद्रगुप्त के, उत्तर भारत प्रत्यक्ष नियंत्रण में है समुद्रगुप्त के। तो ये विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि नेपोलियन ने भी बहुत लंबी चौड़ी विजय की थी। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में महाबालाधिकृत नाम का अधिकारी, जो प्रमुख अधिकारी होता था, वो किससे संबंधित है? तो महाबालाधिकृत जो है ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अलावा गुप्त काल में सामान्यतः उच्च अधिकारियों को कुमारा मात्य कहा जाता था। इसके अलावा युद्ध और शांति का मंत्री है विनय स्थिति स्थापक। दंडपाशिक है जो सेना का अधिकारी है। तो इस तरीके से कई अधिकारी होते थे। अब अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था? तो ये जो पता चलता है, हर्षवर्धन ने जब उत्तर भारत की विजय कर ली तो हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ बढ़ा, लेकिन उसको नर्मदा नदी पार नहीं करने दिया पुलकेशिन द्वितीय ने। तो पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य नरेश हैं और इन्होंने नर्मदा नदी पार नहीं करने दिया। तो ये जो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, इसका उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है ऐहोल अभिलेख से। और ऐहोल अभिलेख की रचना की थी रवि कीर्ति ने। और इसकी रचना करने के बाद रवि कीर्ति ये दावा भी करते हैं कि हमने भारवी और कालिदास जैसा यश प्राप्त कर लिया। तो इसका आंसर होगा ये। अब अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता और यम का संवाद ये ब्रह्म विद्या पे, नचिकेता और यम का संवाद जो दिखाई देता है वो कठोपनिषद में दिखाई देता है। तो ये कठोपनिषद है। अगला प्रश्न है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम जो होता था वो मंदिर के सामने जो भव्य दरवाजा होता था, प्रवेश द्वार जो कई मंजिला होता था, तो उसको गोपुरम कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये गोपुरम जो है ये चोल काल की विशेषता है। चोलों के काल में द्रविड़ कला शैली में ये चोलों के काल में गोपुरम की विशेषता आई। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में विविध और रज्जु संबंधित थे। तो इसका आंसर है भूमि की माप और चारागाह कर। विविता अध्यक्ष को कहा ही जाता था, विविता अध्यक्ष जो है ये चारागाहों का अधीक्षक होता था। तो भूमि की माप, रज्जु जो है, और जो ये विविता अध्यक्ष है या विविध है, ये भूमि की माप और चारागाह से संबंधित हैं।
मौर्य काल में व्यापार और वाणिज्य का अधिकारी क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में हम देखेंगे बहुत सारे अध्यक्षों की सूचना मिलती है, 26 अध्यक्षों की सूचना मिलती है। व्यापार वाणिज्य का अधिकारी जो है या बाजार का अधिकारी पण्य अध्यक्ष कहलाता था। इसके अलावा सूना अध्यक्ष है जो बूचड़खाने का अध्यक्ष होता था। जो विविता अध्यक्ष है वो चारागाह का अधीक्षक होता था। पोतवा अध्यक्ष ये मापतौल का अधीक्षक होता था। गणिका अध्यक्ष जो सरकारी वेश्याएं होती थी उनका अध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से इस काल में 26 अध्यक्षों की सूचना मिलती है जो अलग अलग विभागों के अध्यक्ष होते थे। अब अगला जो प्रश्न है वो है कि निषिद्ध पद्धति से प्राण त्यागने की प्रथा किस धर्म में थी? तो देखिए, जैन धर्म में जो सन्यासी होते हैं वो अपने अंतिम समय में खाना पीना छोड़ देते हैं और इस तरीके से मृत्यु का वर्ण करते हैं। तो आंसर होगा इसका जैन धर्म। इसको संलेखना भी कहते हैं या संथारा कहते हैं। तो ये जैन धर्म इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुंग वंश या सुंग जो है ये मूलतः कहाँ से संबंधित थे? तो सुंग जो है ये उज्जैन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि वज्जी संघ को मगध में मिलाने में अजातशत्रु का सर्वाधिक योगदान किसने दिया था? तो जो वज्जी संघ है, एक बार अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध से पूछा था कि आखिर वज्जी संघ को कैसे पराजित किया जाए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये जो है एक संघ राज्य है, तो अगर संघ में जब तक एकता बनी रहेगी तब तक इसको पराजित नहीं किया जा सकता। तो बाद में अजातशत्रु ने, इसका एक मंत्री था, कूटनीतिज्ञ था वस्कार, तो वस्कार को भेजा वज्जी संघ और वस्कार ने वज्जी संघ के जो प्रमुख थे उन्हीं में आपस में फूट पैदा कर दी और इस तरीके से अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। और इसी युद्ध में दो नए हथियारों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। एक तो था रथमूसल और दूसरा था महाशिला कंटक। तो इन दो हथियारों का प्रयोग किया था अजातशत्रु ने। तो इसका आंसर होगा वस्कार, ये मंत्री था अजातशत्रु का। संगम काल में वेनिगर किस वर्ग को कहा जाता था? तो संगम काल में जो व्यापारी वर्ग होता था ये था वेनिगर। संगम काल में हम देखेंगे तो 4 वर्गों का उल्लेख मिलता है। एक है अरसर, ये शासक वर्ग है। अंडनर ब्राह्मण है। वेल्लालर है, ये धनी किसान होते थे। और वेनिगर जो है ये वैश्य वर्ग था। तो व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि संगम काल में मलवर जाति का संबंध किससे है? तो मलवर जो थे ये संगम काल में डाकू होते थे और तो ये लूटपाट करते थे, डाकू थे ये। मलवर जो है ये डाकू हैं संगम काल में। फिर अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में भूमि से संबंधित कथनों पर विचार करें। वास्तु, वास करने योग्य भूमि, सही है ये। सिल, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य न हो। अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, ये भी सही है। क्षेत्र, कृषि न करने योग्य भूमि, ये कृषि योग्य भूमि होती थी। तो ये आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चोल शासक कुलोत्तुंग द्वितीय ने गोविंदराज विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दी थी। तो वर्तमान में वो मूर्ति कहाँ स्थापित है? तो ये तिरुपति बालाजी आंसर है। चोल जो है ये शैव शासक थे, ये शैव धर्म को मानते थे। तो ये कारण था कि इन्होंने गोविंदराज की प्रतिमा फेंकवा दी थी, यानी विष्णु की मूर्ति फेंकवा दी थी। और चोल काल की ही देन जो नटराज मूर्तियां हैं,
कांसे की नटराज मूर्तियां जो विश्व प्रसिद्ध हैं वो चोल काल की ही देन है। अब अगला प्रश्न है कि चोल काल में उर किससे संबंधित था? तो चोल काल में उर किससे संबंधित था? तो उर जो है ये साधारण लोगों की समिति होती थी। देखिए, चोल काल प्रसिद्ध है अपने स्थानीय स्वशासन के लिए। अब चोल काल में जो स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है वो परांतक प्रथम का एक उत्तर मेरूर अभिलेख है। उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलता है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख में 2 प्रकार के गांवों का वर्णन मिलता है। एक गांव तो है सभा या महासभा ग्राम, ये अग्रहार ग्राम होते थे ब्राह्मणों के, और दूसरा सामान्य लोगों के जो गांव होते थे उनको उर कहा जाता था। हालांकि स्थानीय स्वशासन की जो सूचना मिली है वो केवल सभा या महासभा ग्रामों के बारे में मिली है। अब अगला प्रश्न है, उत्तर मेरूर अभिलेख किससे संबंधित है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख अभी हमने चर्चा की थी ऊपर कि उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये चोल वंश संबंधित है। चोल वंश का शासक है परांतक प्रथम, और परांतक प्रथम का था उत्तर मेरूर अभिलेख, और इसी अभिलेख में स्थानीय स्वशासन की सूचना मिलती है चोलों की। और 2 प्रकार के गांवों का वर्णन मिलता है, एक तो उर जो सामान्य गांव होते थे, और दूसरा सभा या महासभा ग्राम। तो सभा या महासभा जो है ये अग्रहार ग्राम होते थे जो ब्राह्मणों को अनुदान में दिए जाते थे। तो इसी के बारे में स्थानीय स्वशासन की सूचना हमको प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए सर्वप्रथम किस राष्ट्रकूट शासक ने भाग लिया? तो ये लिया था ध्रुव ने। तो ध्रुव जो कन्नौज पर अधिकार को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष चला, देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद एक अंधकार काल दिखाई देता है और कन्नौज कमजोर हो गया। और हर्षवर्धन के समय चूंकि कन्नौज राजधानी हो गया था, तो कन्नौज पे अगर किसी को चक्रवर्ती सम्राट बनना है तो कन्नौज पे अधिकार करना जरूरी था। तो इसको लेके पाल और प्रतिहारों में युद्ध हो गया कन्नौज को लेकर। अब दक्षिण में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूटों का शासन है और उस समय यहाँ शासक है ध्रुव। तो राष्ट्रकूट इसलिए शामिल हुए इस युद्ध में। राष्ट्रकूटों ने, ध्रुव ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया और गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। तो ये इसलिए शामिल हुए थे, ये शक्ति संतुलन के लिए शामिल हुए थे, ये कब्जा करने के लिए शामिल नहीं हुए थे कन्नौज पे। तो इसका आंसर है ध्रुव। और इसी वंश का शासक है कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर बनाया था, एक ही चट्टान को काट के बनाया गया है। दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, जिसने हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था उज्जैन में। तो इस तरीके से इसका आंसर है बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट वंश में एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी यात्री ने उल्लेख किया? तो ये थेनेवेट, ये आंसर है इसका। और इसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे विक्रमादित्य खष्ट के, विक्रमादित्य छठवें के। बिल्हड़ ने विक्रमांक देवचरित्र की रचना की और विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये हर्षवर्धन को हराकर की थी। और पुलकेशिन द्वितीय के समय ही पल्लव चालुक्य संघर्ष की भी शुरुआत हुई। और पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था
और इसने कांची कोंड की भी उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि संगम काल में उरैयूर किसके लिए विख्यात था? तो उरैयूर जो है ये चोलों की राजधानी भी रहा है, ये सूती वस्त्र के लिए विख्यात था। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था ये। अगला प्रश्न है कि मार्को पोलो किस वंश के समय भारत की यात्रा पर आया था? तो ये आया था पांड्य वंश के समय। अब यहाँ पे सूची का मिलान करना है। एक तरफ साहित्य है, एक तरफ रचनाकार है। तो सियासतनामा जो है, इसकी सियासतनामा की रचना की थी निजामुल मुल्क तुसी ने। और ये जो सियासतनामा है पुस्तक, इसी में पहली बार इक्ता प्रथा का वर्णन मिलता है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी, लेकिन इसको व्यवस्थित लागू किया था इल्तुतमिश ने। तो सियासतनामा निजामुल मुल्क तुसी। दूसरा है शाहनामा, ये दरबारी कवि और इतिहासकार हैं महमूद गजनवी के, फिरदौसी। तो फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा, और फिरदौसी को पूर्व का होमर भी कहा जाता है। होमर रोम के बहुत बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने इलियट और ओडिसी की रचना की थी। और शाहनामा जो पुस्तक है, इसी में एक फारसी नायक अफरासियाब का वर्णन है, जिससे बलबन अपने आप को जोड़ता था। फिर तबकाते नासिरी जो है, ये मिनहाज उल सिराज ने लिखी, और ये इल्तुतमिश के काल के इतिहासकार हैं मिनहाज उल सिराज। और ताजुल मासिर भी इल्तुतमिश के काल में ही थे, और इन्होंने ये ताजुल मासिर जो है, ये पुस्तक हसन निजामी ने लिखी, ये भी इल्तुतमिश के काल में थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था भीम सोलंकी या मूलराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? तो ये मिलती है मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर। फिर अगला प्रश्न है कि बलबन द्वारा स्थापित प्रमुख विभागों के संबंध में असत्य कथन छांटिए। तो एक तो है कि बरीद ममालिक नामक विभाग का संबंध गुप्तचर विभाग से था, सही है, गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था। दीवान अर्ज नामक विभाग का संबंध सैन्य विभाग से है, ये दोनों सही हैं। देखिए, दीवान अर्ज विभाग जो है, ये बलबन ने स्थापित किया था, और इसका प्रमुख होता था आरिज ममालिक। बलबन के समय तक जो वजीर का विभाग था और जो सेना विभाग था, वो आपस में मिले हुए थे। तो बलबन ने ही पहली बार सैन्य विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम था दीवान अर्ज या रबाते अर्ज, और इसका प्रमुख होता था आरिज ममालिक। पहला जो आरिज ममालिक बनाया गया था, वो बनाया गया था इमादुल मुल्क को। अब अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है? सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, और सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। तो ये बलबन कहता था। बलबन हम देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। तो जब बलबन गद्दी पर बैठा, तो उसके समय सुल्तान की पद प्रतिष्ठा बहुत गिर चुकी थी, और इसको फिर से सुल्तान की पद प्रतिष्ठा स्थापित करनी थी। तो इसके लिए इसने राजत्व सिद्धांत की व्याख्या करवाई, और राजत्व सिद्धांत में इसने ईश्वर को शासक को नियाबत खुदाई कहा, यानी शासक जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है। अब अगला प्रश्न है, ये सूची वाला है, स्थान है, मतलब स्थान नहीं, ये
जो निर्माण कार्य है और एक तरफ शासकों के नाम हैं। ठीक है, प्रस्थान या निर्माण जो है, ठीक है, देखिए जहाँ पनाह इसका निर्माण करवाया था जहाँ पनाह नगर का मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीन पनाह जो है ये हुमायूं ने निर्माण करवाया था दिल्ली में। दीन पनाह में एक लाइब्रेरी थी शेर मंडल, इसी से गिर के हुमायूं की मृत्यु हुई थी। शाहजहानाबाद जो है ये शाहजहां ने बसाया था और इसको 7वीं दिल्ली कहा जाता है। शाहजहानाबाद को 8वीं दिल्ली लुटियंस की दिल्ली, नई दिल्ली है। बाद में शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी ट्रांसफ़र भी कर दी थी दिल्ली, शाहजहानाबाद। और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सीरी दुर्ग जो है इसको दूसरी दिल्ली भी कहा जाता है। सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन ने 1303 में करवाया। वो इसलिए करवाया था कि अलाउद्दीन ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उसी समय तरदीक के नेतृत्व में एक मंगोल आक्रमण हो गया था दिल्ली पर, और अलाउद्दीन 2 समस्याओं से घिर गया था। तो हालांकि इसने मंगोलों को पराजित तो किया, लेकिन इसके बाद इसको ये समझ में आया कि भाई एक दुर्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि अगर इस तरीके की कोई समस्या आए तो हम अपना कोस ट्रांसफ़र कर सकें, अपना हरम ट्रांसफ़र कर सकें। तो एक ऐसा सुरक्षित स्थान होना चाहिए, तो इसने सीरी दुर्ग का निर्माण करवाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है कि दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया। ये तो ठीक है, दिल्ली। फिर अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश से संबंधित सही क्रम को चुनिए। तो गुलाम वंश का जो सही क्रम है कि सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ। ऐबक के बाद उसका लड़का आराम शाह 4-5 महीने शासन किया उसने। फिर इल्तुतमिश ने शासन किया। इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की एक रखैल थी, उसका लड़का था रुकनुद्दीन फिरोज, उसका नाम था शाह तुर्कान। तो शाह तुर्कान का लड़का रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन किया। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद बहराम रजिया शासक हुई 40 तक, 1240 तक। 40 से 42 शासन किया बहराम शाह ने। बहराम शाह के बाद 46 तक अलाउद्दीन मसूद शाह ने। और इसके बाद फिर अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो शासक हुआ वो हुआ नासिरुद्दीन महमूद। और इसी के बाद फिर बलबन शासक हुआ। और बलबन के बाद फिर 3 अयोग्य शासक हुए, कै खुसरो, कैकुवाद और ट्यूमर्स। तो ये पूरा जो है गुलाम डायनेस्टी है। तो इसमें जो क्रम होगा वो ये होगा, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया। अब अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो दारुल सफ़ा जो है ये खैराती अस्पताल था, यहाँ मुफ्त में इलाज होता था। फिरोज तुगलक ने बहुत सारा विभाग स्थापित किए, जैसे दीवाने बंदगान, ये गुलामों के लिए था। 1,80,000 गुलाम थे उसके समय। फिर एक रोजगार दफ्तर स्थापित किया इसने। दारुल सिफा ये खैराती अस्पताल होता था। तो इस तरीके से ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित विभाग था। अगला जो प्रश्न है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो सल्तनत काल में सबसे पहले सिक्के चलवाए इल्तुतमिश ने, जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया था। तो ये इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिए, एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था का वर्णन निजामुल मुल्क तुसी किताब में मिलता है। ये दिल्ली सल्तनत की विशेषता है। जागीर मुगलों के समय दी जाती थी, ठीक है। अमरम भूमि,
अमरम भूमि विजयनगर में बड़े बड़े सरदारों को दी जाती थी, जिनको अमर नायक कहा जाता था। मोकासा बहमनी, ये गलत है। मोकासा जो होता था, जो चौथ और सरदेश मुखी की आय होती थी, उसका बंटवारा होता था 4 तरीके से। बबती, ये 25% छत्रपति को, सहोत्रा ये 6% पंच सचिव को, नालगुंडा ये छत्रपति की इच्छा पे होता था, और 66% जो है जो बचता था वो था मोकासा। ये मराठा सरदारों में बांट दिया जाता था, तो ये गलत है मोकासा। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने शेरशाह की उपाधि धारण की? इसका आंसर है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध ये हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था 1539 में, और ये युद्ध कर्मनासा नदी किनारे हुआ था बिहार में। और इसमें जब हरा दिया शेर खां ने हुमायूं को, तो इसी युद्ध में फिर शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की। शाह का मतलब होता है शासक, और अपने नाम का खुतबा पढ़ा, सिक्के चलवाए। तो ये आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था? तो यह आया था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस ये 8 में पहुंचा, 1608 में, जेम्स प्रथम का पत्र लेकर। जहांगीर के दरबार में ये गया था व्यापारिक सुविधाएं हासिल करने। हालांकि ये हासिल नहीं कर पाया व्यापारिक सुविधाएं। बाद में फिर एडवर्ड गया था, फिर पाल कोनाग गया था, और इसके बाद फिर 1615 में सर थॉमस रो गया था फादर टेरी के साथ। तो इस तरीके से आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है कि वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये सामान्य क्वेश्चन है। ये है हरिविजय सूरी। अकबर की जो धार्मिक नीति थी वो सुलह कुल की नीति थी। तो अकबर ने जब इबादत खाना बनवाया 1575 में, तो पहले तो मुस्लिमों के लिए ही था, लेकिन जब उसने देखा कि मुल्ला मौलवी आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर ये सबके लिए खोल दिया गया इबादत खाना। और फिर अकबर ने अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं से मुलाकात भी की। तो हिंदू धर्म के धर्मगुरु से जो मुलाकात की थी वो की थी पुरुषोत्तम और देवी से। फिर दस्तूर मेहर जी राणा, ये पारसी धर्म के धर्मगुरु थे। हरिविजय सूरी और जिनचंद सूरी ये जैन धर्म के थे। और मानसेराट और एक्वा विवा ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे जिनसे अकबर मिला था। तो इसका आंसर होगा हरिविजय सूरी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य व हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके समय में की थी? तो ये है आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी ये 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का ने 1336 में। और इसके अलावा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह और हसन गंगू, इसने 1347 में मोहम्मद तुगलक के समय ही पूरा जब कमज़ोर हो गई थी सल्तनत, तो इसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अब अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध आक्रमण जो किया उसका नेतृत्व किसने किया? तो दक्षिण के जो भी अभियान हुए उसका नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। और दक्षिण के अभियान जो थे अलाउद्दीन के, वो धन प्राप्ति के अभियान थे। बाकी इन शासकों को बस अपनी अधीनता में लाया, इनको मित्र अपना बनाया। देवगिरी के जो शासक थे रामचंद्र देव, तो इनको अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि भी दी थी, राय रायन की उपाधि दी। और इन्हीं का एक सेनापति था परशुराम दलावे, जिसने कि मलिक काफूर का मार्गदर्शन किया था दक्षिण अभियान में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करें। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही है।
अरे, अलाउद्दीन के अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही है। यह दक्षिणी राज्यों पर कब्जा करना चाहता है, ये गलत है। तो इसका आंसर होगा, ये सही है, आर गलत है, इसका सी आंसर होगा। क्योंकि दक्षिण के अभियान जो है ये धन प्राप्ति के ही अभियान है केवल। अगला प्रश्न है कि घरी कर और गृह कर लगाने अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने 1/2 टैक्स लिया किसानों से। इसके अलावा उसने घरी कर यानी गृह कर और चरी कर, चारागाहों पर कर, ये दोनों लगाया था। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए, जजिया जो है, जजिया पहली बार भारत में जो लगाया गया वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध में। और जजिया जो लिया जाता था वो उच्च वर्ग से 48 दिरहम लिया जाता था, मध्य वर्ग से 24 दिरहम लिया जाता था और निम्न वर्ग से 12 दिरहम लिया जाता था। जजिया ब्राह्मणों पर, भिखारियों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर नहीं लगता था। लेकिन बाद में फिरोज शाह तुगलक ने, चूंकि ये हिंदू माँ का लड़का था तो इसको दिखाना था कि ये ज़्यादा कट्टर मुस्लिम है, तो इसने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। भारत में पहली बार जजिया जो हटाया था वो हटाया कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने। बाद में 1563 में अकबर ने जजिया हटाया मुगल शासन में। कुछ समय के लिए बाद में अकबर ने लगाया भी था जजिया, फिर हटा लिया था। फिर जजिया दोबारा औरंगजेब के काल में लगा। औरंगजेब ने 1679 में जजिया लगा दिया फिर से। बाद में फिर जजिया हटाया औरंगजेब का जो उत्तराधिकारी था बहादुर शाह, उसने। लेकिन फिर फर्रुखसियर ने जजिया लगा दिया। भारत में अंतिम तौर पर जजिया हटाया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो ये है जजिया। तो यहाँ पे आंसर फिरोज शाह तुगलक होगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का निवासी है और ये मोहम्मद तुगलक के समय आया था और इसकी पुस्तक का नाम है रहला। तो ये इब्न बतूता है, बाद में अपने देश लौट गया था ये। अगला प्रश्न है कि उस्ताद मंसूर अबुल हसन ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो इसका आंसर है जहांगीर। मुगल काल में हम देखेंगे तो जो चित्रकला की नींव पड़ी वो पड़ी हुमायूं के समय, जब वो 2 चित्रकारों अब्दुल समद और मीर सैयद अली को अपने साथ लेके आया था फारस से। बाद में चित्रकला जो अपने चरम पे पहुंची वो जहांगीर के काल में पहुंची और ये अबुल हसन, ख्वाजा मंसूर ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। और ये जो ख्वाजा मंसूर हैं ये पशु पक्षियों के बहुत बड़े चित्रकार थे। इनकी जो रचना है, एक तो बंगाल का पुष्प और साइबेरियन सारस। तो ये आंसर होगा इसका ए। अब अगला प्रश्न है कि इतिहासकार ये होंगे, इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किसकी मृत्यु पे कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो देखिए, इनकी पुस्तक है मुंतखब उत तवारीख और ये अकबर के दरबारी इतिहासकार थे और अकबर के कट्टर आलोचक भी थे अब्दुल कादिर बदायूनी। तो इन्होंने ही अपनी पुस्तक में जो मुंतखब उत तवारीख है तो उसमें लिखा है मोहम्मद तुगलक के बारे में कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है कि अबुल फजर ने अनवार सुहेली और मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश, ये पंचतंत्र का नाम है, पंचतंत्र का जो अनुवाद किया गया था। तो ये पंचतंत्र के लिए है।
अगला प्रश्न है कि दीन इलाही धर्म को किसने अकबर की मूर्खता का स्मारक कहा है? तो दीन इलाही जो है अकबर ने तौहीद इलाही चलाया था। दीन इलाही, दीन शब्द इसके साथ 75 साल बाद जुड़ा। दीन का मतलब होता है धर्म। और एक मोहसिन फ़ानी की किताब है दबिस्तान मजाहिब, तो उसमें पहली बार इसको दीन इलाही कहा गया है। तो दीन इलाही को मूर्खता का स्मारक कहा था स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि अकबर की मूर्खता का स्मारक है। अगला प्रश्न है, ये मिलाना है, प्रशासनिक विभाग हैं और शासक। तो देखिए, दीवान रियासत ये विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान रियासत जो है, जो इसकी मार्केट पॉलिसी थी, तो उस पर निगरानी के लिए ये विभाग बनाया था दीवान रियासत इसने। दीवान बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक का गुलामों का विभाग था। दीवान खैरात ये भी फिरोज शाह तुगलक का है। और फिर दीवान मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ये विभाग स्थापित किया गया, क्योंकि ये विभाग स्थापित किया गया था बकाया कर की वसूली के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4। अब फिर सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है, विभाग और कार्य इधर दिए हुए हैं। दीवान अर्ज जो है, दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग था। तो सैन्य विभाग है दीवान अर्ज। फिर दीवान इंसा है, ये शाही पत्राचार विभाग होता था। दीवान विजारत ये वजीर का विभाग था। और दीवान रसालत जो है, ये धार्मिक मुद्दे भी देखता था और ये विदेश विभाग था दीवान रसालत। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। ये सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका आंसर है शेरशाह। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की समस्त भूमि की माप करवाई और उसको अच्छी, मध्यम और निम्न में बांट दिया और तीनों की औसत का 1/3 टैक्स निर्धारित किया। अब शेरशाह के समय जो टैक्स निर्धारण किया गया वो सीधे किसानों से किया गया। एक तरीके की रैयतवाड़ी व्यवस्था कायम की इसने। और किसानों को राज्य से एक समझौता होता था, तो राज्य की तरफ से किसानों को पट्टा दिया जाता था, जिसमें किसान की भूमि की किस्म, कौन सी फसल है और उसको कितना लगान राज्य को देना है। और बदले में किसान जो था वो राज्य को कबूलियत देता था। तो ये पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था ये शेरशाह ने शुरू की थी। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो ये है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के समकालीन कबीर भी हैं और नानक भी हैं। अगला प्रश्न है कि मुगल शासनकाल में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो यह है टंका। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब बड़े सादे वेश में रहता था, 5 वक्त का नमाजी था, कुरान की आयतें लिख के और टोपियां सिल के अपना खर्च चलाता था, तो इसलिए लोगों ने उसको जिंदा पीर की उपाधि दे दी। तो ये इसका आंसर होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न है कि तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? अब तैमूर जो है ये मंगोल आक्रमणकारी है और इसने तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, तो इसके समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। लंग इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पैर में तीर लग गया था, तो ये लंगड़ा के चलता था। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य में आए विदेशी यात्रियों के संबंध में असत्य कथन छांटिए। निकोलो कोंटी ये तो ठीक है, देवराय प्रथम के समय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आया था। बारबोसा और डोमिंगो पायस ये आए थे कृष्णदेव राय के समय, यानी ये चौथा वाला ये गलत है।
अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के संबंध में असत्य कथन छांटिए। संगम वंश इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का ने। इनके पिता का संभवतः नाम था संगम। तो सालू वंश की स्थापना की थी नरसिंह सालुआ ने, जिसको प्रथम बलापहार कहा जाता है। फिर तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, जिसको द्वितीय बलापहार कहा जाता है। और तुलु वंश के ही शासक थे कृष्णदेव राय, जिनको बाबर सबसे शक्तिशाली शासक कहता है। और तुलु वंश के समय ही फिर युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, जिसको बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और इस युद्ध में जो दक्षिण की सल्तनतें थी वो सारी मिल गई। गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार शामिल नहीं हुआ था इसमें। तो ये सारे शामिल होकर इन्होंने हरा दिया था विजयनगर को और इसका विनाश कर दिया था विजयनगर का। तो बाद में एक विजयनगर राम राया का वो था रिश्तेदार तिरुमल, तो तिरुमल ने अरबिंदु वंश की स्थापना की थी। तो ये गलत है ये वाला जोड़ा, तो आंसर इसका डी होगा। अगला प्रश्न है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो देखिए जो है सबसे ज़्यादा जो विस्तृत साम्राज्य पे अधिकार था वो औरंगजेब का था। तो औरंगजेब के समय दक्षिण के मराठे भी शामिल हुए। तो इसके समय सबसे ज़्यादा जो है हिंदू थे, मनसबदार भी थे और इसके यहाँ अधिकारी सबसे ज़्यादा हिंदू हैं। तो औरंगजेब आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूं नामा की रचना जो की थी ये अकबर के कहने पर, ये हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने की थी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताज कहलाता है। तो ये कहलाता है राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है ये औरंगजेब की पत्नी थी दिलरास बानो बेगम, ये फारस की राजकुमारी थी। तो इनकी उपाधि थी राबिया उद दौरानी। तो इनका मकबरा है औरंगाबाद में। तो इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और ताजमहल की घटिया नकल भी कहा जाता है और इसी को द्वितीय ताज भी कहा जाता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसके द्वारा किया गया। तो गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन किया गया था वो गुरु अर्जुन देव द्वारा किया गया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु ग्रंथ साहब जो है इसमें दादू के, संत रविदास के, बाबा फरीद के, इस सारे लोगों के दोहे और प्रवचन हैं। और इसका एक पाठ है जपजी, तो उसमें नानक के हैं। तो ये गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे और इनको बाद में जहांगीर ने यातना दे के मरवा दिया था। तो ये छठे सिखों के जो गुरु अर्जुन देव हैं वो हैं 5वें गुरु। और तेग बहादुर जो हैं इनको ये 9वें गुरु थे। इनको औरंगजेब ने इनको फांसी दे दी थी 1675 में। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने अपने समय में गुरु का पद समाप्त कर दिया इसके बाद। अगला प्रश्न है कि सुलह कुल के सिद्धांत का किस शासक द्वारा प्रतिपादन किया गया। तो इसका आंसर है अकबर। ये सामान्य क्वेश्चन है। फिर है किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी। इसका आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की और इस संधि के द्वारा ये तय हुआ कि शिवाजी की जो 35 किले हैं तो 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे दिए शिवाजी ने। इसके अलावा शिवाजी ने 4 लाख हुण जो उनकी करेंसी थी वार्षिक देना स्वीकार किया मुगलों को। इसके अलावा शिवाजी ने यह भी वादा किया कि जब मुगल बीजापुर के खिलाफ अभियान करेंगे तो ये मुगलों की सहायता करेंगे और इसके बदले में
संभाजी को पंच हजारी मनसबदार बनाया जाएगा मुगल ब्यूरोक्रेसी में? तो इसका आंसर है जय सिंह। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शाहजहां द्वारा। फिर है इतिहासकार लेन पुल ने लघु अकबर की संज्ञा किसको दी है? तो लघु अकबर की संज्ञा दी जाती थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह जो है ये अकबर की तरह ही बड़ा उदार था और ये कादिरिया संप्रदाय को मानता था और इसमें अकबर की छवि लोग देखते थे। साहित्यिक अभिरुचि का भी व्यक्ति है ये। इसने सिर्रे अकबर 52 उपनिषदों का अनुवाद करवाया फारसी में सिर्रे अकबर नाम से। सकीनतुल औलिया, सफीनतुल औलिया, मजमुल बहरीन, ये इसकी रचनाएं हैं। अब अगला प्रश्न है कि एतमादुद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था नूरजहां ने, जहांगीर के समय हुआ था। ये एतमादुद्दौला जो है इनका नाम मिर्जा गियास बेग था और ये नूरजहां के पिता थे। और ये जो मकबरा है पहली बार इसी मकबरे में पित्रा-दुरा का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रयोग बाद में ताजमहल में बड़े पैमाने पर किया गया था। तो अगला प्रश्न है कि ये कथन है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता। तो ये जो कथन है ये है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी ने 1544 में मारवाड़ पे आक्रमण किया और मारवाड़ के शासक थे मालदेव। तो मालदेव तो भाग गए थे बीच युद्ध में ही, युद्ध से पहले ही, लेकिन यहाँ 2 राजपूत सरदारों ने अटैक किया शेरशाह के ऊपर, जैता और कुप्पा ने। और ये युद्ध इतना भीषण हुआ था कि शेरशाह को एक समय लगा कि वो हार जाएगा। तो जीत तो गया शेरशाह, लेकिन इस युद्ध के बाद उसने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो बैठता, क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ होता भाई मरुस्थली वाला क्षेत्र था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट दिया था इसने। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे? तो ये क्षेत्रीय प्रशासकीय सैन्य नियंत्रक थे। फिर अगला प्रश्न है, ये सूची मिलाना है, राजवंश और राजधानियां हैं। तो पल्लवों की जो राजधानी थी ये है कांची। पांड्यों की जो राजधानी थी वो थी मदुरा। यादवों की जो राजधानी है वो देवगिरी है और काकतीय वंश की है वारंगल। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 2, 3, 4, 1। ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न भी सूची मिलाना है कि जो बहमनी साम्राज्य है उसका जब विघटन हो गया तो वो कई सल्तनतों में विभाजित हो गया। जैसे अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, बीजापुर के आदिल शाही, बरार के इमाद शाही। तो इस तरीके से ये विभाजन हो गया था। तो यहाँ हम देखेंगे आदिल शाही, तो आदिल शाही ये बीजापुर के थे, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही, ये सरकी वंश की स्थापना सल्तनत काल में हुई थी। ये जौनपुर के शासक थे और इसकी स्थापना की थी क्या कहते हैं, मलिक सरवर ने, एक हिजड़ा था तो उसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? सामान्य प्रश्न है और इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। फिर अगला प्रश्न है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है तो वह है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर माना जाता है क्योंकि जैनुल आबदीन ने बहुत सारे सुधार किए। जैसे एक तो जजिया हटाया इसने, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता था ये, तो इसने भी सुलह कुल की नीति अपनाई थी, तो इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि
औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो देखिए, संभाजी की मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम ने कमान संभाली, लेकिन 1700 में राजा राम की भी मृत्यु हो गई। फिर 1700 में राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने कमान संभाली और 1707 तक ताराबाई मुगलों से लड़ती रही। तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई। और इसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका कि खुरासान व कराची अभियान का खुरासान और कराची अभियान का संबंध किस दिल्ली सल्तनत के शासक से रहा है? तो ये खुरासान और कराची अभियान जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था। खुरासान और कराची अभियान का उद्देश्य ये था, इसमें एक चीन का शासक था तरमासरीन, तो तरमासरीन के साथ मिलके खुरासान अभियान का प्रयास किया था, लेकिन खुरासान अभियान हो नहीं पाया। इसके बाद फिर इसने कराची अभियान किया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ था।